हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न जो है कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित एक क्लास है। इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है जो चैनल पर डाली गई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें व्याख्या जो डिटेल से कराई गई है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आप लोग वीडियो को देखेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। उसी तरह आज ये दूसरी क्लास है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है उसमें जनपदों की संख्या कितनी है। जो यूपी को आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने आर्थिक क्षेत्रों में किस में कितने जिले हैं, उससे संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहले में ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 7 और 8। तो इसमें कितने जिले हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर किया करिए, उसके बाद जो है कि एक्सप्लेनेशन देखा करिए। ये अच्छा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को या प्रैक्टिस सेशन करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है इसमें कुल जिलों की संख्या 7 है। और यूपी को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में यूपी को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि यूपी को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इस आइए देख लेते हैं हम लोग वो कौन से 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। तो यूपी का एक मैप बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। ये ललितपुर हो जाएगा, ऐसे ही बस समझने के लिए एक बना लेते हैं हम लोग। तो ये यूपी का अगर मैप देखा जाए तो इस प्रकार से इसमें जो है कि ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा जिसमें कुल 30 जिले आते हैं। सर्वाधिक जिलों की संख्या ये पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र। और ये हो जाएगा मध्य क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। कुल 28 जिले आते हैं, पूर्वी क्षेत्र। और ये हो जाएगा मध्य क्षेत्र जिसमें कुल 10 जिले आते हैं, मध्य क्षेत्र। और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जो यहां पर प्रश्न पूछा गया है जिसमें कुल 7 जिले आते हैं, तो ये बुंदेलखंड हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इस प्रकार यूपी को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो ये पूर्वी क्षेत्र का है। ये पूर्वी क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो ये पूर्वी क्षेत्र का हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस क्षेत्र की है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र की है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, तो ये पश्चिमी क्षेत्र की। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी पश्चिमी क्षेत्र का ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये पश्चिमी क्षेत्र का है। सर्वाधिक उद्योगों की संख्या, तो ये भी पश्चिमी क्षेत्र में ही है। तो ये आर्थिक संभागों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने डिटेल से देखा है कि जो 4 आर्थिक क्षेत्र बांटे गए हैं यूपी के वो कौन कौन से और उसमें जिलों की संख्या कितनी है। और उसमें जो है कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस क्षेत्र की है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी पश्चिमी क्षेत्र में है और सर्वाधिक उद्योगों की संख्या भी पश्चिमी क्षेत्र में है। और पूर्वी क्षेत्र ये कृषि से संबंधित क्षेत्र है माना जाता है, जिसमें सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है पूर्वी क्षेत्र का।
और मध्य क्षेत्र में जिलों की संख्या कुल 10 है और बुंदेलखंड में कुल 7 है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे यहाँ पर कवर हो गए हैं। आप लोग देखेंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन से हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े इजी होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का व्याख्या किया जाता है यहाँ पे वो डिटेल से किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। इसमें ऑप्शन दिया गया है शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड और बुंदेलखंड। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार आंसर किया करिए, उसके बाद आंसर देखा करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ये प्री कैम्ब्रियन जो होते हैं, प्री कैम्ब्रियन विंध्यन क्रम की शैलों से निर्मित है। क्रम की शैलों से निर्मित क्षेत्र है ये आद्यकल्प का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि बुंदेलखंड हो जाएगा। जैसा कि पता है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश प्राचीन, जो उत्तर प्रदेश है वो किसका भाग है, तो प्राचीन जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का भाग है। जो उत्तर प्रदेश है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैदान है उत्तर प्रदेश का, गंगा जमुना का मैदान जो है, मैदान वो किस काल का है, गंगा जमुना का मैदान। तो ये है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन काल का है। प्लीस्टोसीन काल से निर्मित है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो है कि हो जाएगा उत्तर प्रदेश गंगा जमुना का मैदान प्लीस्टोसीन काल का। और प्री कैम्ब्रियन विंध्यन क्रम की शैलों से निर्मित है बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत है उसका उत्तरी भाग है बुंदेलखंड। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बुंदेलखंड जो है कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ मिलान से संबंधित दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसमें पूछा गया कि सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लखीमपुर खीरी जो अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 7680 वर्ग किलोमीटर। तो ये सही सुमेलित है, सबसे बड़ा जिला है जो है कि उत्तर प्रदेश का। और सोनभद्र क्या पूछा गया है, तो सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी जो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाला जिला है ये सोनभद्र है। यहाँ पर सोनभद्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 35% वन पाया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है, सही सुमेलित है। और सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीतापुर जो है कि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला नहीं है। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर है। और जो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है ये संत रविदास नगर है। सबसे
छोटा जिला क्षेत्रफल में, ये संत रविदास नगर हो जाएगा। और न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल भी, ये भी सही है। दोनों, ये इसका दोनों का आंसर यही संत रविदास नगर होगा। इसका दूसरा नाम भदोही भी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका दूसरा नाम भदोही है। दोनों क्वेश्चन में दे सकता है प्रश्न में। और न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल भी यहाँ पे है संत रविदास नगर में, भदोही में। और वर्तमान में सबसे छोटा जिला, अगर पूछे कि वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला, तो ये हो जाएगा हापुड़, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के बाद बना था, तो इसलिए वर्तमान में सबसे छोटा जिला हापुड़ है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ के ही आंसर किया करिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न प्रकारों की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड में प्रचुरता अधिक है? यानी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करैल मिट्टी और विंध्यन मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड में क्षेत्र में काली कपास की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जो काली कपास की मिट्टी है बुंदेलखंड में सर्वाधिक पाई जाती है, इसको करैल मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। तो ये दोनों नाम है। यहाँ पे करैल मिट्टी ऑप्शन में गलती से आ गया है, इसको आप लोग ध्यान में न दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे करैल मिट्टी दोनों हो जाएगा। ये करैल मिट्टी का ही नाम है, इसका काली मिट्टी का ही करैल मिट्टी भी कहा जाता है। कपास इसमें अधिक होता है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसको करैल मिट्टी, रेगुर या काली मिट्टी दोनों कहा जाता है। और ये जो है कि काली कपास, पहले देख लेते हैं यूपी में कुल कितने मिट्टी प्रकार पाए जाते हैं। यूपी में कुल 8 मृदा समूह पाए जाते हैं, यानी 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं यूपी में। कुल 8 प्रकार के, एक सेकेंड, पाए जाते हैं। यूपी में कुल 8 प्रकार के मृदा समूह पाए जाते हैं। और जो यूपी में गंगा जमुना का मैदान है, मैदान, उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो कुल 2 प्रकार की होती है, एक होती है नवीन, एक होती है पुरानी। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, बांगर मिट्टी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। और नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है पुरानी और नवीन जलोढ़ मृदा के बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को अगर नोट कर पा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच के भी काम चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। जो लाल मिट्टी होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देखिए, 2 जिलों के नाम दिए गए हैं क्रमशः, सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी, आगरा और मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार पहले आंसर सोच लिया करिए, उसके बाद जो है कि व्याख्या देखा करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर और झांसी। जो मिर्जापुर और झांसी वाला क्षेत्र है इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है कि इसको मार या माड़ या फिर पड़वा या
परवा, इन सभी नामों से जाना जाता है, सभी नामों से जाना जाता है। ये लाल मृदा का ही नाम है। माड़ या मार, पड़वा या परवा, ये लाल मिट्टी के ही नाम है। और ये लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है तो देख लेते हैं क्षेत्र इसका। तो ये हो जाएगा मिर्जापुर, जो ऑप्शन में दिया गया है। झांसी हो जाएगा, दक्षिणी प्रयागराज का क्षेत्र, सोनभद्र हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा। इन सभी जिलों में जो है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है ये भी देख लेते हैं। मिट्टी का निर्माण तो ये होता है विंध्यन क्रम की। यहां पर जो इन सभी क्षेत्रों में लाल मिट्टी का निर्माण है, विंध्यन क्रम की शैलों से टूटने से बनी है। और लाल मिट्टी में लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। जो लाल मिट्टी होती है इसमें लौह अंश की अधिकता होती है। और इसमें नाइट्रोजन, पोटास और चूना की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि नाइट्रोजन, पोटास और चूना की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है, तो लाल मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है। और ये इसका निर्माण विंध्यन क्रम की शैलों से टूटने से हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बनता है इससे। तो आप लोग इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। नाइट्रोजन, पोटास और चूना की कमी पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। लवण प्रभावित मृदा, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती और गोरखपुर, झांसी और चित्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा और अलीगढ़। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, तो ये चंबल क्षेत्र में होता है। क्षेत्र में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु अपर्दन किन जिलों में सर्वाधिक है। वायु अपर्दन सर्वाधिक वाले जिले, तो ये है आगरा और मथुरा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगरा और मथुरा। और यूपी में सर्वाधिक अपर्दन किससे होता है। यूपी में सर्वाधिक अपर्दन जल द्वारा होता है। जैसे वायु जल होता है तो उसमें सर्वाधिक अपर्दन जल द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों, यहाँ पर स्थानों हो जाएगा, में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है,
यूपी के कुछ जिले दिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोचिए। पहले इसमें ऑप्शन दिया गया है बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है। यहाँ पर 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा यूपी में गोरखपुर जिले में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा तो ये मथुरा में होती है। मथुरा जिले में होती है सर्वाधिक सबसे कम वर्षा, केवल 54 सेंटीमीटर। कभी कभी दिन में भी पूछ लेता है कि कितने दिन होती है, तो मथुरा में जो है कि सबसे कम वर्षा केवल 32 दिन होती है। वर्षा काल जो 32 दिन का होता है, और यहाँ पे जो है कि 56 दिन होता है वर्षा। तो ऑलमोस्ट दोगुना के लगभग है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र, एक सेकेंड, पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और पश्चिमी क्षेत्र में होती है वर्षा कितनी होती है? इसी प्रकार मध्य क्षेत्र, सभी का देख लेते हैं। मध्य क्षेत्र में वर्षा, और एक दक्षिणी क्षेत्र जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसमें। तो जो दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा होती है वो होती है 91 सेंटीमीटर, और मध्य क्षेत्र में होती है 94 सेंटीमीटर, और पश्चिमी क्षेत्र में होती है 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये वर्षा से संबंधित कई बार पूछा गया कि पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर, पश्चिमी में सबसे कम होती है 84, और मध्य क्षेत्र में 94, और दक्षिणी जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सब सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ये वर्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हम लोग। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी कुल उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या यूपी में कितनी है, तो ये कुल 9 है। और 8 मृदा समूह पाए जाते हैं। ये कंफ्यूजन हो सकता है। 8 मृदा समूह पाए जाते हैं, और शस्त्र जलवायु क्षेत्र कुल 9 प्रकार के पाए जाते हैं यूपी में। तो ये प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, रायपुर और चंबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार सोचा करिए, उसके बाद आंसर देखा करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। एक्चुअली ये प्रश्न में 1975 दिया गया था, लेकिन ये 1976 है। प्रश्न में ही गलत दिया गया था, ये ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। 1976 में कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बना था। तो ये कहाँ पर है? तो ये है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले में है। कतरनिया घाट नहीं, ये बहराइच हो जाएगा। जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बहराइच जिले में है। बहराइच। और जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जो है कि लखीमपुर खीरी में।
लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। और चंबल जो है कि ये 3 जिलों में फैला है, आगरा, औरैया व इटावा। आगरा, औरैया और इटावा तीनों जिलों में फैला हुआ है ये चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी का है हस्तिनापुर। कई जिलों में फैला है। और यूपी का सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी। ये ललितपुर में है, ललितपुर जिले में है। और यूपी में कुल 8 जिले, कुल 11 हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। यूपी में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये है चंद्रप्रभा, हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। पहला है ये कहां पर है? तो ये चंदौली में है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो इसका हम लोगों ने ऊपर ही व्याख्या देख लिया कि ये चंदौली जनपद में है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य है यूपी के किस स्थान पर स्थित है, यानी किस जिले में है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद और महाराजगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर सोचा करिए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महोबा जिले में। जो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य महोबा जिले में है ये। इसका कुछ भाग हमीरपुर में भी है। अगर महोबा ऑप्शन ना रहे तो हमीरपुर भी ऑप्शन लगा सकते हैं, अगर महोबा नहीं है तो यूपी का सबसे बड़ा जो है कि पक्षी अभ्यारण्य, ये भी देख लेते हैं। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य और सबसे छोटा भी देख लेते हैं। सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, तो सबसे बड़ा है लाख बहोसी। इसका नाम है लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य है, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। और सबसे छोटा कौन सा है? तो शेखा पक्षी अभ्यारण्य इसका नाम है, शेखा पक्षी अभ्यारण्य। शेखा एक्चुअल में एक झील है, शेखा झील है,
उसी को पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है। और लाख बहोसी कहाँ पर है, ये तो कन्नौज में है। जिला भी पूछ लेता है कि किस जिले में है, तो ये कन्नौज हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? इसमें ऑप्शन दिया गया है दुधवा, पीलीभीत, जिम कार्बेट और राजाजी। तो जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से आंसर सोचिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस करते हैं हम। तो ये जिम कार्बेट जो उत्तराखंड का, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उसका भाग है। ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये जिम कार्बेट उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है, उसका भाग है ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा अमनगढ़, दूसरा हो जाएगा पीलीभीत, टाइगर रिजर्व, और तीसरा हो जाएगा दुधवा जो नेशनल पार्क है उसी को बनाया गया है, दुधवा टाइगर रिजर्व। और एक अभी हाल ही में बनाया गया है रानीपुर, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित है कि अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है? तो ये चित्रकूट में है, चित्रकूट जिले में बनाया गया है। चौथा टाइगर रिजर्व है यूपी का ये, चित्रकूट चौथा टाइगर रिजर्व है यूपी का ये। तो कुल यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो महोबा, मथुरा, मैनपुरी और महाराजगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आप लोग खुद से एक बार सोच के आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जो वृंदावन है, वृंदावन मयूर यानी कि मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया है यूपी के वृंदावन में, अभी नवीनतम नया बना है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है महावीर स्वामी अभ्यारण्य, तो ये जनपद ललितपुर दिया गया है। और लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार खुद से आंसर दिया करिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें जो महावीर स्वामी वन्यजीव स्वामी अभ्यारण्य दिया गया है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये जनपद ललितपुर, तो ये सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य जो कन्नौज में, ये भी सही है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, ये भी सही है। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में, ये भी सही है। सभी चारों सही है, इसमें भी कोई भी गलत नहीं था, सभी चारों सही है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, आप लोग ये ना सोचिएगा कि गलत है। एक पांचवा ऑप्शन ये भी दे सकता है कि सभी चारों सही है, तो ये सही हो जाएगा, सभी चारों सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो आप लोग एक बार आंसर को करिए। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट, कालेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का एकमात्र। एकमात्र
राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर खीरी जिले में है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है? 614 वर्ग किलोमीटर, 614 वर्ग किलोमीटर है। और इसको 1987 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। उन्नीस में, और 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 614 वर्ग किलोमीटर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित नहीं है। तो किशनपुर, सुराहा ताल, ये सुराहा ताल है, और कतरनिया घाट और कालेसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालेसर। ये कालेसर जो है कि हरियाणा में है। कालेसर हरियाणा में स्थित है। 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है कालेसर को, राष्ट्रीय उद्यान घोषित। 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है कालेसर को। और कतरनिया घाट बहराइच में जिले में है। और सुराहा ताल ये बलिया में है, बलिया जिले में। 1991 में इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसका दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण। ये भी नाम देके पूछ सकता है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये बलिया, इसका दूसरा नाम है जयप्रकाश। और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी जिले में है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, जो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज और मेरठ। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनाया गया है महाराजगंज में। यूपी का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो हरियाणा में बनाया गया था। हरियाणा में देश का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि देश का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, उसी के तर्ज पे ये है जो है कि महाराजगंज में यूपी का पहला जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है और वृक्षारोपण किया जाता है सरकार के द्वारा, और सभी को प्रोत्साहित किया जाता है कि सभी लोग वृक्ष लगाएं। तो फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे उत्तर प्रदेश संबंधित से। आज हम लोगों ने कुल 17 क्वेश्चन किए हैं। 17 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन है, लगभग 170 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया है। डिटेल से व्याख्या की जा रही है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।